नमस्ते दोस्तों। आपका उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। कई दिनों से आप लोगों को क्लासें नहीं मिल पा रही थी। वो इसलिए कि मैं थोड़ा पीएचडी के काम से बाहर चली गई थी। इसी वजह से आप लोगों को क्लासें नहीं मिल पा रही थी। अब मैंने सोचा अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो देती रहूं। आज हम पृथ्वीराज रासो पे बात करेंगे क्योंकि रासो साहित्य हमारा चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने आधे साल के किए थे। क्वेश्चंस तो हम बीच बीच में लेके आते रहेंगे। और मेरा ये है कि मैं सोच रही हूँ कि नेट में जो भी अब तक पेपर हुए हैं ना, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सोल्व पेपर के रूप में भी मैं आप लोगों को करवा दूं, उसके आसपास की चीजें। लेकिन चलो अभी हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो पे। रासो हमारा चल रहा था, पृथ्वीराज रासो पे अब हम हैं। तो पृथ्वीराज रासो के यदि राइटर की हम बात करते हैं तो कौन है? चंद बरदाई। बरदाई। और चंद्र बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्र बरदाई का जन्म हुआ था लाहौर में। लाहौर में। और कब हुआ था? 1168 ईस्वी में। कहा जाता है कि इन दोनों का, पृथ्वीराज का और चंद्र बरदाई का, दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ था। और यदि देखिए नीचे है कि 1168 में चंद्र बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और अपभ्रंश में यदि चंद्र बरदाई का नाम देते हैं बलिवत, बलिद्ध है। अपभ्रंश जो भाषा में यदि चंद्र बरदाई के नाम की बात करते हैं तो बलिद्ध कहा जाता है। और वास्तविक नाम इनका था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के ऊपर। पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय जो है ना, अध्याय को नाम क्या रखा गया है? समय या सम्यो। समय या सम्यो उनके अध्याय का नाम रखा गया है। और कुल कितने हैं? कुल समय है 69, 69, जिनमें से 59 तो इन्होंने खुद चंद्र बरदाई ने लिखे थे। किसने लिखे थे? चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई ने लिखे थे। और जो ये 10 जो है ना, ये इनके पुत्र जल्लन है ना, जब ये चले गए थे पृथ्वीराज सिंह के साथ, तो इनके पुत्र जो जल्लन है ना, उन्होंने ये लिखा था। इसमें दिया दी भी मिलती है एक पंक्ति, पुस्तक जल्लन हत चढ़ी। तो इससे पता चलता है कि आगे के जो 10 अध्याय है वो किसने लिखे थे? जल्लन ने लिखे थे। तो आगे हम बात करते हैं तो इसमें छंदों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितने छंद मिलते हैं? 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। और चंद का प्रिय छंद की यदि बात करते हैं तो छप्पे छंद। छप्पे छंद है। चंद्र बरदाई का प्रिय छंद तो क्या है? छप्पे छंद है। क्या है? छप्पे छंद। लेकिन पृथ्वीराज रासो में कुल छंदों का प्रयोग यदि पूछा जाता है तो 68 छंद। कितने हैं? 68 प्रकार के। और नामवर सिंह जी ने इसीलिए इनको कहा है, चंद्र बरदाई को, चंदों को छंदों का राजा। छंदों को छंदों का राजा तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने। छंद नाम ही दे दिया छंदों का राजा। क्या कह दिया? छंदों का राजा। और शिव सिंह सेंगर है ना, उन्होंने चंद को कहा है छप्पा छंद का राजा। दोनों चीजों में अंतर आप देखिए कि क्या नाम दिया नामवर सिंह ने? छंदों का राजा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छंदों का जब इन्होंने प्रयोग किया है तो इसलिए इन्होंने छंदों का ही राजा कह दिया। और शिव सिंह की यदि बात करते हैं तो शिव सिंह सेंगर जी ने चंद बरदाई को क्या कहा है? छप्पे छंद का राजा। छप्पे छंद का राजा। जब वहां ऑप्शन में आप लोगों को आता है छंदों का राजा किसने कहा, नामवर सिंह, शिव सिंह सेंगर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि छंद अपने आप में एक नाम है। छंद के भाग अलग होते हैं लेकिन छंद अपने आप में एक नाम है। तो नाम किसने दिया? नामवर सिंह ने। और छप्पे, छप्पा छंद की यदि बात करते हैं तो छप्पा शिव सिंह का आएगा, शिव सिंह सेंगर का आएगा। अब आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना है और चंद्र बरदाई को हिंदी के पहले महाकवि। पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और यदि बात हिंदी के पहले महाकवि, तो हिंदी के पहले महाकवि कौन है? शुक्ल जी के अनुसार कौन है? चंद्र बरदाई। क्योंकि
काव्य जब पृथ्वीराज रासो को मानना है तो जाहिर सी बात है चंद्रप्रदाय हिंदी के पहले महाकवि है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रसादांत है। अब प्रसादांत क्या होता है? प्रसादांत होता है जहां मतलब नायक है ना, उसकी जीत तो हो जाती है, जीत हो जाती है, लेकिन लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता, वह भोग नहीं कर पाता, भोग नहीं कर पाता, वह प्रसादांत होता है। सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि पर, सुख तो इस बात का है, सुख तो किसका है कि उसकी विजय हो गई। दुखांत क्या है कि वह उस विजय के बाद उसका भोग नहीं कर पाता। ये भोज नहीं है, भोग, भोग मतलब उसका उपयोग नहीं कर पाता। भाई जीतने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उस राजपाट का स्वयं भोगता नहीं बनता, इसलिए प्रसादांत है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो की विजय तो हो जाती है, तब उसने उसका वध कर दिया था मोहम्मद गोरी का, लेकिन वह स्वयं भी मर जाता है लास्ट में, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक दूसरे को चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो ने एक दूसरे को तलवार भाले से एक दूसरे की कांत कर देते हैं, इसलिए वो उसका जीतने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पाता, इसलिए ये प्रसादांत है। पृथ्वीराज रासो कैसा है? प्रसादांत है, जिसमें सुखांत और दुखांत दोनों की विलक्षण संधि होती है। और पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति वो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी महाकाव्य की या किसी भी मतलब के अच्छे काव्य की, तो एग्जाम्स में उसकी प्रथम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, या फिर कोई ऐसा सर्ग होता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रसिद्ध रहा हो, तो उसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति। तो पृथ्वीराज रासो जो है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको महाकाव्य कह दिया, तो इसकी प्रथम पंक्ति तो हमें याद होनी चाहिए। तो इसकी प्रथम पंक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वह क्या है? उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस सठ भाषा पुराण च पुराण कथित में। ये इसकी पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है। यह पिंगल शैली में है। अब पिंगल शैली में है, यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पिंगल शैली किसके लिए है? श्रृंगार के है। पिंगल शैली किसके अनुसार है? श्रृंगार के अधिक अनुकूल है। और डिंगल की यदि बात करते हैं तो डिंगल किसके है? वीर के। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है ये कैसा है? वीर महाकाव्य है, लेकिन फिर भी ये किसमें है? पिंगल शैली में है। यह बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि पिंगल शैली में तो श्रृंगारिक रचनाएं होती है और डिंगल शैली में वीर गाथात्मक रचनाएं होती है। और इसमें वीर वीर और श्रृंगार दोनों है, लेकिन मूल रूप से ये वीर की श्रेणी में आता है। तो ये किस शैली में है? पिंगल शैली में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन डिंगल का भी प्रयोग हुआ है। हाँ, यदि पूछा जाए कि सिर्फ पिंगल शैली में, तो नहीं, इसमें डिंगल का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन मूल रूप से पिंगल शैली में है। यदि इसमें भाषा की यदि बात करते हैं तो इसमें अभ्रंश के शब्द मिलते हैं, ब्रज के मिलते हैं, राजस्थानी के मिलते हैं, अरबी, फारसी, अवट, अवट है अभ्रंश। और अपनी जो ये खड़ी बोली हिंदी आई थी ना, उसके बीच की जो भाषा है ना, उसको अवट कहा जाता है। पुरानी हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य, यह अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्ति की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति मैंने आप लोगों को बता दी थी, ये है पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्ति। वह है रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंद किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विमह भय अद्भुत संत सम। ये इसकी पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं कि
इसको पृथ्वीराज रासो के ऊपर एक सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार, आलोचक जो भी है, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। किसने अर्ध प्रमाणिक मानना है, किसने प्रमाणिक मानना है, किसने अप्रामाणिक मानना है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो 1875 की बात है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम जयानक जो कृत है ना, पृथ्वीराज विजय। अब ये भी आप याद रखना कि जो जयानक कृत पृथ्वीराज जो विजय है ना, वो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है। महाकाव्य है 12 सर्गों में, लेकिन बाकी याद रहे या ना रहे, लेकिन पृथ्वीराज विजय के किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये जरूर याद रखना, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। इतना मेरे को याद आ रहा है, लेकिन किस में पूछा है ये नहीं पता। के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। अब यहाँ पे सवाल एक तो ये बन रहा है कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना था? डॉक्टर वूलर ने। किसने माना था? डॉक्टर वूलर ने। किस रचना के आधार पर माना था? तो ये जयानक की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। ठीक है। यदि शुक्ल जी की बात करते हैं तो शुक्ल जी ने इसे जाली ग्रंथ कहा है। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? शुक्ल जी ने। क्योंकि यहाँ पे जो जो आपके सामने नोट्सों में दिख रहा है, लगभग क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन्हीं के आधार पे नोट्स तैयार किए गए हैं। तो ये किसका है? शुक्ल जी ने इसको जाली ग्रंथ कहा है। किस रचना को जाली ग्रंथ कहा है शुक्ल जी ने? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो शुक्ल जी। ठीक है। अब अप्रमाणिक मानने वाले तो सबसे पहले तो आ गया डॉक्टर वूलर। आपको यहां याद रखना है कि डॉक्टर वूलर, ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है लेखक के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो जाली ग्रंथ ही कह दिया। और जहां पे रामचंद्र शुक्ल चलेंगे, उनके पीछे राम कुमार वर्मा तो लगभग जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा, देवी प्रसाद, अमृतलाल शील, डॉक्टर मॉरिसन, कविराज मुरारी देव, कविराज श्यामल दास। अब आपको देखना है कि हम इसको यदि एक सूत्र से कोशिश करते हैं तो देखिए, राम गौरी देवी, मुरली अमृत श्याम की। तो देखिए, वूलर ने तो इनको पहले किया था, ये तो बाहर हो गया। राम से दोनों राम आ गए, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। गौरी से गौरी शंकर हीरानंद ओझा आ गए। देवी से देवी प्रसाद आ गए। मुरली से आ गए मुरारी दीन। अमृत से आ गए अमृतलाल शील। श्याम से आ गया श्याम लाल दास। ठीक है। ऐसे हम ट्रिक से कुछ याद कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो ये याद रहेगा, राम गौरी देवी मुरली, राम की गौरी, देवी की मुरली, अमृत श्याम की। तो ऐसे थोड़ा याद रहेगा, तो हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। वो तो थे अप्रमाणिक मानने वाले। अब प्रमाणिक की यदि बात करते हैं तो श्याम सुंदर दास ने तो इसका संपादन भी किया है। तो देख लिए कि श्याम सुंदर दास ने जब संपादन किया है, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जो संपादन करेगा तो वो मानेगा, प्रमाणिक मानेगा। कर्नल जेम्स टोड, ये तो बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित थे, कर्नल जेम्स टोड। मिश्र बंधु गासदा तासी, मोहनलाल विष्णुलाल पांडा ने तो इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए ना एक संवत रखा था। संवत याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, कि उस संवत के आधार पे इन्होंने इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए, हाँ, अनंत संवत माना था। अनंत संवत,
इसको अनंत संवत के आधार पे इसकी जो अप्रमाणिकता जो सिद्ध हो रही थी ना, जो मतलब कि बोला जा रहा था कि इसकी जो तिथियां है वो मैच नहीं करती, तो अनंत संवत है उसके अनुसार इन्होंने इसको क्या किया है, बैठाकर इसको प्रमाणिक माना है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने और मथुरा प्रसाद। ठीक है, अब इसमें याद करना है कि श्याम सुंदर दास ये तो दोनों उससे पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय। ठीक है, ऐसे याद रखना। और कर्नल जेम्स टोड तो वैसे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। विष्णुलाल पांडा ने अनंत संवत की स्थापना की थी इसको प्रमाणित करने के लिए, और गासदा तासी और मथुरा प्रसाद दीक्षित ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहनलाल विष्णुलाल पांडा ने पृथ्वीराज रासो को अनद संवत की कल्पना की। एकादश से पंचदह विक्रम सात अनद है, ये पंक्ति इन्होंने लिख के इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए अनद संवत की कल्पना की थी। अब कहते हैं कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है, तो मुनि जिन अगर मुनि जिन आदि ये एक सूत्र मैंने बना रखा था, अभी याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ध्यान आएगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुनि जिन आदि हज पे सुनावे ऐसा कुछ था, तो मुनि जिन विजय सूरी और मुनि जिन विजय सूरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार सुनावे का मतलब सुनीति कुमार चटर्जी और जो भाषाविद है, और दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा। अगर मुनि जिन हजारी आदि सुनावे ऐसा कुछ था, तो ये याद रखना, मुनि जिन विजय सूरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा, ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय सूरी और माता प्रसाद, ये सब एक दशरथ शर्मा, ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि किसने अप्रमाणिक मानना है, प्रमाणिक मानना है, अर्ध प्रमाणिक। तो अर्ध प्रमाणिक में ये चार मोस्टली पूछे जाते हैं, याद रखना। अब देखते हैं कि मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह में आए 4 छंदों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक करार दिया है। अभी हमने माना था कि अप्रमाणिक तो किसने, वूलर ने, डॉक्टर वूलर ने किसके आधार पे माना था, पृथ्वीराज विजय के आधार पे क्या मानना था, अप्रमाणिक मानना था। अब अर्ध प्रमाणिक की बात करते हैं तो वूलर ने, अप्रमाणिक पृथ्वीराज विजय। अब अर्ध प्रमाणिक की बात करते हैं तो किसने, मुनि जिन विजय ने। अब आधा तो ये मुनि है और आधा जिंद है, तो आधी बात करेगा ना, इसलिए इसने, और पुरातन पंथों की बात करेगा तो पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पे जिसमें 4 छंद पाए गए उसके आधार पे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक करार दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात करते तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सोई की संवाद को प्रमाणिक माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन नामवर सिंह के साथ किया, जिसमें 7 सर्ग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके साथ किया है, नामवर सिंह जी के साथ। किसका किया है, संक्षिप्त जो पृथ्वीराज रासो है जिसमें 7 सर्ग उसका संपादन किया है। और नरोत्तम स्वामी जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नरोत्तम स्वामी जी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, मुक्तक। वैसे क्या है, महाकाव्य और प्रबंधात्मक है, लेकिन एकमात्र नरोत्तम दास स्वामी है जो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक की श्रेणी में मानते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं 1-2 क्वेश्चंस की, निम्न में से
कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक वर्ग में मानता है? प्रमाणिक वर्ग में श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राम कुमार वर्मा। अब इसमें देखिए श्यामल दास और हीराचंद ओझा ये किसमें है? अप्रमाणिक मान्य। और राम कुमार वर्मा का मैंने बोला था जहां पे शुक्ल जाते हैं राम कुमार वर्मा भी लगभग पीछे चले जाते हैं, तो ये तीनों किसमें है? अप्रमाणिक मानने वाले में, अप्रमाणिक मानने वाले में है। तो प्रमाणिक मानने वाले में कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद, नहीं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु और मिश्र बंधु और वो क्या है, श्याम सुंदर दास, अगरचंद नाहटा। ये अगरचंद नाहटा तो उसमें अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक में आएगा। ये किसमें है? इसको प्रमाणिक मानने वाले में। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की कितनी प्रतियां राजस्थान में मिल चुकी हैं। 60 से भी अधिक प्रतियां मिल चुकी है, ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। नरोत्तम स्वामी जी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण निर्धारित किए हैं। कितने किए हैं? 4 रूपांतरण। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि वृद्ध रूपांतरण की यदि बात करते हैं, जो सबसे बड़ा रूपांतरण है, उसमें समय या समय कितने हैं? 69। और श्लोक कितने हैं? 16,306। मध्य रूपांतरण की यदि बात करते हैं तो उसमें अध्याय का नाम क्या है? प्रस्ताव, जिसमें 7,000 श्लोकों की संख्या है। और लघु रूपांतरण की यदि बात करते हैं तो इसमें खंड है कितने? 19 खंड है, 3,500 श्लोकों की संख्या है। और लघुतम जो रूपांतरण है ना, उसमें कोई ऐसा नामकरण नहीं दिया है अध्यायों का, उसमें 1300 श्लोक है। और सर्वाधिक प्रमाणिक भी इन्होंने किसको माना है? लघुतम रूपांतरण को। सर्वाधिक प्रमाणिक इन्होंने किसको माना है? सर्वाधिक प्रमाणिक लघुतम जो रूपांतरण है इसको माना। और सर्वाधिक अप्रमाणिक की यदि बात करते हैं तो इन्होंने सर्वाधिक अप्रमाणिक किसको माना है? जो सबसे बड़ा जो है वृद्ध रूपांतरण, इसको माना है। ठीक है, मध्यम रूपांतरण को मथुरा प्रसाद दीक्षित ने सर्वाधिक प्रमाणिक माना है। यदि बात करते हैं कि लघुतम रूपांतरण की, लघुतम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक किसने माना है? नरोत्तम स्वामी ने, नरोत्तम स्वामी ने। ठीक है। और यदि मध्यम रूपांतरण की यदि बात करते हैं तो मध्यम रूपांतरण को किसने माना है सर्वाधिक प्रमाणिक? मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। ठीक है। और लघुतम जो रूपांतरण है, इसकी प्रतियों की खोज का कार्य किसने किया था? अगरचंद नाहट्टा ने। किसने किया था? अगरचंद नाहट्टा ने। पृथ्वीराज रासो के जो चर्चित जो समय है ना, चर्चित जो अध्याय है, जो पूछे जाते हैं कि 57वें अध्याय का क्या नाम है, सर्वाधिक मार्मिक समय कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसके ऊपर हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो अध्याय है, जो समय है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जो सबसे प्रथम है उसको तो याद हमें रखना है। सबसे पहला क्या है? आदि पर्व, आदि पर्व। दूसरा है दास्य समय या सम्यो। और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो कनपट्टी समय, 20वां पद्मावती समय। और 57वां जो समय है, जो अध्याय है, वो कैमास वध या कयामास वध। ये सर्वाधिक मार्मिक है, सर्वाधिक मार्मिक
समय के यदि बात करते हैं सम्यों की, तो वो 57वां है। क्या नाम है? कैमास वध समय। 61वां समय यदि बात करते हैं, जो सबसे बड़ा है वो है कन्नौज समय। कन्नौज ही मतलब कन्नौज समय, कन्नौज को जो युद्ध वगैरह थे उसका है। तो कन्नौज समय सबसे बड़ा है और मार्मिक सबसे कैमास। ठीक है, कैमास है 57वां और कन्नौज समय जो है वो 61वां समय है। विवाह सम्यो है 65वां और लास्ट जो है महोबा युद्ध सम्यो। अंतिम क्या है? महोबा। और यदि प्रथम की बात करते हैं तो आदि पर्व सम्यो है। पद्मावती की यदि बात करें, पद्मावती समय तो वो है 20वां और कैमास की यदि बात करते हैं 57वां। कन्नौज समय की यदि बात करते हैं तो 61वां। सर्वाधिक मार्मिक की यदि बात करते हैं तो कैमास जो 57वां है और सबसे बड़ा जो समय की बात करते हैं तो वो 61वां कन्नौज समय है। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चन सिंह जी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी, महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी किस महाकाव्य को कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। शंभुनाथ सिंह की यदि बात करते हैं तो शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य कहा है। विकसनशील काव्य किसको कहा है? पृथ्वीराज रासो को। किसने? शंभुनाथ सिंह ने। अब पृथ्वीराज रासो की जो मुख्य विशेषताएं जो है ना उस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज जो रासो है ना वो आदि काल जो हमारा है उसकी मूल विशेषताएं हैं वो पृथ्वीराज रासो से मिलती हुई हैं। तो इसलिए पृथ्वीराज रासो की विशेषताओं की हम बात यहां कर लेते हैं। ये वीर और श्रृंगार रस का भव्य समन्वय है, क्योंकि वीर रस तो है ही इसमें, हमने बताया था आपको। और श्रृंगार जो ये नागमती, ये संयोगिता वगैरह का जो प्रसंग आता है इसमें श्रृंगार भी है। तो वीर और श्रृंगार दोनों का भव्य, सिर्फ वीर भी नहीं है और सिर्फ श्रृंगार भी, दोनों है। इसलिए यहां हम देखते हैं कि मूल रूप से तो ये किसमें है? पिंगल शैली में। किसमें है? पिंगल में। लेकिन डिंगल शैली का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो डिंगल और पिंगल दोनों है, वीर और श्रृंगार दोनों है। वीर रस की प्रमुखता है। यदि प्रमुखता की यदि बात करते हैं, अंगिरस की यदि बात करते हैं तो वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता है। युद्धों का सजीव चित्रण। सजीव चित्रण देखो, जब जीवंत या सजीव चित्रण तब कर सकता है जब वो जो खुद लेखक है ना उसमें सहभागी हो। और चंद्र बरदाई तो स्वयं योद्धा था। चंद्र बरदाई तो स्वयं योद्धा था, उसने लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए वो उसका जीवन सजीव जो आंखों देखा वर्णन है ना वो करता था। इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन इसमें मिलता है। ओज धर्मिता की अभिव्यक्ति मिलती है। ओज, जब वीर रस है तो ओज तो मिलेगा ही। ओज धर्मिता, व्यापक प्रकृति चित्रण, महाकाव्य है, व्यापक प्रकृति चित्रण भी इसमें मिलेगा। प्रकृति के उद्दीपनकारी चित्रण, मतलब प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण। ये जो प्रकृति का यदि हम आलंबनकारी चित्रण की बात करते हैं तो आलंबनकारी चित्रण की यदि बात करते हैं तो ये आधुनिक काल में जाके आता है। ठीक है, उससे पहले भक्ति काल और रीति काल जो भी है उसमें सब में उद्दीपनकारी ही चित्रण हुआ है। आप ये याद रखना, प्रकृति का अगर आलंबनकारी चित्रण आ जाता है तो गलत होगा। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण इसमें हुआ है। अब इसमें सहज अलंकारिकता, उस समय जब उन्होंने लिखा तो अलंकारों के, ये थोड़ी ना चंद्र बरदाई ने अलंकारों को ध्यान में रखते हुए ये लिखा था, नहीं। इसमें जो अलंकार आए हैं ना वो सहज स्वाभाविक रूप से आए हैं। छंदों की विविधता, मतलब विविधता मतलब अनेक प्रकार के छंद है। जब 68 प्रकार के छंद है तो छंदों की विविधता तो कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा के आई थी कि छंदों का राजा, छंदों का राजा और छप्पे छंद का राजा, छप्पे छंद का राजा किसने कहा है? छप्पे छंद का राजा तो किसने कहा है? बिल्कुल, किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने। और यदि छंदों का राजा की बात करते हैं तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। यह भी याद रखना आप लोग। इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय। इतिहास तो क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है ये पृथ्वीराज के ऊपर लिखा है, पृथ्वीराज इतिहास का पात्र है।
और कल्पना, ये जो इसमें जो संयोगिता और ये इनका जो वर्णन मिलता है ना, इसके बारे में जो काफी जो कल्पनाएं जो कही गई है कि आंखें बंद करके भी शब्द भेदी बाण, ये तो इसमें कल्पना और इतिहास दोनों का समन्वय मिलता है। और अभी मैंने बताया था डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन मूल रूप से यदि बात करते हैं तो पिंगल शैली है। काव्य रूढ़ियों, काव्य रूढ़ियां तो किसी भी, अगर हम जाते हैं आदिकाल के किसी में भी, आदिकाल है या फिर मतलब भक्ति काल में जाए इसी के देखते हैं तो काव्य रूढ़ियां का भरपूर प्रयोग यहाँ से देखने को मिलता है। सामंती अभिजात्यवाद, अब सामंती अभिजात्य मतलब उच्च वर्ग, उच्च वर्ग राजा महाराजाओं का जो समय था, तो सामंत उच्च वर्ग की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं के आसपास का वर्णन होता था। समाज मूल रूप से जो समाज में था ना, उसका इसमें वर्णन नहीं है। राजा महाराजाओं की जो युद्ध थे, उनके जो किस्से कहानियां थे, उन्हीं का इसमें वर्णन मिलता है। इसलिए सामंती अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं तो जनजीवन से संपर्क का अभाव, जनजीवन से संपर्क का इसलिए अभाव है, सामंती अभिजात्यवाद है तो जाहिर सी बात है वहां पे समाज से संपर्क तो नहीं है। राजा महाराजाओं के ही आसपास में जो साहित्य लिखा गया है उसका यहाँ पे वर्णन है। अब देखते हैं कि एक नोट लगा हुआ है यहाँ पे, इसको देखते हैं कि रासो ग्रंथों में युद्धों का तो जीवन चित्रण हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना ये भी एक मूल है, इसको समझना होगा, का अभाव पाया जाता है। जब भाई युद्ध हो रहे हैं तो राष्ट्रीय चेतना कैसे नहीं है, ऐतिहासिकता का भी अभाव है, कैसे है ये हमें समझना है। देखिए जब उस समय जब युद्ध हो रहे थे तो अजमेर का तो अलग शासक था, अजमेर का अलग था, मारवाड़ का अलग था, ये अलग अलग मतलब अपने आप को राजा घोषित कर रखे थे। इनके लिए ये नहीं था कि हमारा भारत देश एक जो राज्य जिला वो देश है वो पूर्ण ही हमारा राष्ट्र है, ये नहीं था। तो राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है, राष्ट्रीय चेतना उनके लिए तो जो अपना जो क्षेत्र था ना, अजमेर क्षेत्र, वो ही उनका अपना राष्ट्र था। तो यदि यहाँ पे बात आती है कि क्षुद्र राष्ट्रीयता, क्षुद्र राष्ट्रीयता, क्षुद्र राष्ट्रीयता का बात आती है या फिर आती है कि संकीर्ण राष्ट्रीयता या संकीर्ण राष्ट्रीयता, तो ठीक है, ये क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन यदि संकीर्ण या क्षुद्र हटा दिया जाए और राष्ट्रीयता पाई जाती है तो ये गलत होगा। इसलिए राष्ट्रीय चेतना का अभाव पाया जाता है और क्षुद्र राष्ट्रीयता यदि या संकीर्ण राष्ट्रीयता अगर ऑप्शन में है तो वो ठीक माना जाएगा। ऐतिहासिकता का अभाव जो इसमें है, ये कल्पनाओं का अधिक समन्वय है, इसलिए कहते हैं कि ऐतिहासिकता का इसमें पुरजोर नहीं बैठता, इसलिए ऐतिहासिकता का भी अभाव बताया गया है। अब इसमें पृथ्वीराज रासो में जो मूल जो पंक्तियां आई गई हैं, जो पूछी जाती है किसी ना किसी एग्जाम में, उस पे हम बात कर लेते हैं, याद करना है आप लोगों को। एक तो यह है कि बज्जई घोर निशान रान चौहान चौदिशी सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिशी। पहली बात तो हमें भाषा से ही पता चल रहा है कि ये किसमें है, किसमें है, अभ्रंश में, ठीक है, अभ्रंश अवहट मिला हुआ है। बज्जई घोर निशान रान चौहान चहुदिशी सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिशी, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें क्या है, वीर रस दिख रहा है, घोर निशान रान चौहान, तो हमें पता चल रहा है कि किसका है, पृथ्वीराज रासो का। और ये पंक्तियां तो इतनी ज्यादा मतलब कि पूछी गई है, इतनी ज्यादा मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद भी होगी। मनोकला शशिभान कला 1600 बनिए, बाल वेश शशिता समीप अमृत रस पिलिए। ये पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण है इसमें मनोकला शशभान कला 1600 बनिए, बाल वेश शशिता समीप अमृत रस पिलिए, ये उसके जो सौंदर्य है उसका वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है छप्पनी गयंद हरिहंस गति विरह बनाए सचे सचिए पद्मनी रूप पद्मावती मनो काम कामनी रचिए। ये जो पद्मावती का जो सौंदर्य वर्णन है, ये तो उसका मतलब कि रूप सौंदर्य है, और जो ये है छप्पे गयंद हरि हंस गति, ये उसकी जो गति है ना, मदमाती गति, मस्त
गति हंस की गति जैसी और हाथियों की जैसी, मतलब जो गति है उसके, मतलब उसकी जो पद्मावती है उसकी चाल का इसमें सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और ऊपर वाली यदि पंक्ति को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पद्मावती के मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आदि पर्व में चंद ने लिखा है, आदि पर्व कौन सा पर्व है, प्रथम, प्रथम प्रथम में चंद्र बरदाई ने लिखा है एकादश से पंचदह विक्रम साख अनद। ये उसका समय उन्होंने थोड़ा उसको बताने की कोशिश की है उन्होंने। अब यहां देखिए, कुटिल केश सुदेश सुपहु परिचियत पिक सद कमल गंध व संद हंस गति चलित मंद मंद। ये वही है, कुटिल केश सुदेश सुपहु, वो है पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण इसमें है कि उसके जो गति है उसकी कैसी है, उसमें जो गंध आती है वो क्या है, किस वह संधि की नायिका है, किस कौन सी नायिका है, वह संधि की। तो ये भी याद रखना आप लोग। जिए कुछ दिए कैमाशय किए अपनहु सु पायो। इसमें कैमाश जो नाम है, ये तो एक कैमाश जो 57वां जो खंड है सम्यो जो है उसमें से ये पंक्ति है। आपसे ये भी पूछ सकता है किस सम्यो से ली गई है, तो कैमाश वध। और ये भी पूछ सकता है किस महाकाव्य से ली गई है, तो पृथ्वीराज रासो से। कौन सा है, 57वां है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिन मान दिन पाइये। तो भाषा से भी हमें पता चल रहा है कि ये किस महाकाव्य की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां थी जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग याद रखना। वैसे ज्यादा ऐसा है नहीं, लगभग लगभग सभी को याद भी होगी वो पंक्तियां। अब देखते हैं कि नामवर सिंह जी क्या कहते हैं। वसुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था कि चंद्र बरदाई को छंदों का राजा किसने कहा है, तो किसने कहा है, नामवर सिंह ने। भाव भंगिमा के साथ दनादन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है। हम पकड़ तो यहीं से लेंगे इसको कि छंदों का राजा किसने कहा है, चंद्र बरदाई को, नामवर सिंह ने। लेकिन ये भी अगर यहां से तोड़ के भाव भंगिमा के साथ दनादन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है, ये किसने कहा है, तो ये भी थोड़ा याद रखना आप लोग। यदि पूरी पंक्ति पूछी जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पकड़ लेंगे। यदि इसको तोड़ के पूछ लिया जाता है भाव भंगिमा से लेके, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको पूरी को थोड़ा याद रखना। माता प्रसाद की बात करते हैं तो माता प्रसाद ने कहा आकार प्रकार ही नहीं, वह उससे भी अधिक इसलिए महाकाव्य है, वह हमारे राष्ट्रीय जो आदर्श है ना का उच्च सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ महाकाव्य इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, ये इसलिए देखिए जो उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय जो आदर्श है ना उसका सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भी ये महाकाव्य है। राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वीराज रासो, इसलिए इसको महाकाव्य कह सकते हैं। ये किसने कहा है, माता प्रसाद गुप्त ने। अब पृथ्वीराज रासो का महत्व की यदि हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो का महत्व अपने युग की वास्तविक वीरता, प्रेम भावना को प्रतिबिंबित करने में है अपने समय की, और सामंती समाज की उन बुनियादी बातों को रेखांकित करता है जिनके द्वारा आगामी वर्षों में भारत मुगलों का गुलाम बन गया था। ठीक है, वीर रस श्रृंगार रस की भव्य परियोजना है, युग के अंतर विरोधों की सजीव अभिव्यक्ति और काव्यगत सौंदर्य यहाँ है, अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता है, मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा है, प्रकृति का सजीव चित्रण है, इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय यहाँ है, भाव व्यंजना और अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है, सहज प्रयोग किया गया है। ठीक है, छंदों की विविधता है, भाषा के ऐतिहासिक महत्व द्वारा रासो काव्य परंपरा में प्रतिनिधि ग्रंथ बन गया है। भाषा की ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या कैसा काव्य बन गया है, प्रतिनिधि काव्य बन गया है, और सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। ये पूरी की पूरी पंक्ति यदि बात करते हैं तो किसको किसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है, तो ये सच्चे अर्थों में जब अगर बोल दिया तो ये किसकी है, शुक्ल जी की। किसकी है, शुक्ल जी की, शुक्ल जी की ये है, क्योंकि वो इसी प्रकार से लिखते हैं, ऐसा है तो ये है, इसीलिए इसने कहा वस्तुतः
से शुरू कर दिया, फिर सब कुछ इसमें समेट के रख दिया और लास्ट में कह दिया कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो की भाषा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें किस किस के, ये भी आजकल क्वेश्चंस बनने लग गए कि पृथ्वीराज रासो में या मीरा मुक्तावली में किस किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें राजस्थानी भाषा एक ब्रज है, फारसी है, आदि शब्दों के साथ ही अभ्रंश और अवट के भी शब्द इसमें मिलते हैं। भाषागत अव्यवस्था है, भाषा व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, याद रखना। भाषा कैसी है? अव्यवस्थित। इस ग्रंथ को अभ्रंश का अंतिम और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक है, खड़ी बोली में नहीं, सिर्फ हिंदी। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब बात करते हैं भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो निराशा की हाथ हमें लगेगी, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने के है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कौन कह सकता है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब दोनों प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, मतलब अव्यवस्थित है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यदि ये बात करते हैं तो किसके बारे में कहा है शुक्ल जी ने? पृथ्वीराज रासो के बारे में। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एक दम भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसको ध्यान में रखते हुए कहा है? पृथ्वीराज रासो को ध्यान में रखते हुए कहा है। आज हमारा पृथ्वीराज रासो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हम इसी पे आगे करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।